This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ओवरऑल मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। आज वीक का फर्स्ट डे है, माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे पॉइंट्स का इजाफा हमने देखा। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीक की तरफ आऊँगा। लास्ट वीक में जो चेंजेस हुई वो आपके सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीक की मंडे की मैं बात करूं तो लास्ट वीक के मंडे में जो क्लोजिंग थी वो KSE 100 इंडेक्स की 39,151। आप ये देखें कि जो लास्ट वीक का मंडे था उसमें क्लोजिंग आई थी 39,000 का ऑलमोस्ट स्टार्ट था। और अब जो आज की जो मैं क्लोजिंग अनाउंस करूंगा उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम ऑलमोस्ट 40,000 के करीब पहुंच चुके हैं। एनीवे, मंडे की तरफ की मैंने जो बात करी, मंडे को हमने देखा कि पॉइंट्स का इजाफा हुआ था फर्स्ट सेशन में, लेकिन कमी आई थी। इसकी वजह से नेगेटिव दिन हमने मंडे का लास्ट वीक का देखा और 0.34% मैंने निकाला उसका, वो नेगेटिव में रहा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो लास्ट गया है उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज आया पॉइंट्स में। हमने KSE 100 इंडेक्स का पॉइंट में इजाफा देखा, पॉजिटिव रही मार्केट। और अगर ट्यूसडे की बात करूं तो 0.33% का इजाफा देखा और वेडनेसडे को हमने बहुत रैपिडली देखा कि 0.73% का इजाफा हुआ। बहुत खुशाइन बात थी ये। उसके बाद थर्सडे को भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, लेकिन 0.09 बहुत माइनर से हमने परसेंटेज का इजाफा देखा, एटलीस्ट इंक्रीज देखा। और फिर फ्राइडे जो क्लोजिंग हुई उसमें 0.15 का हमने इंक्रीज देखा। और फ्राइडे का एक इंसिडेंट भी था, जो तकनीकी ख़राबी हुई थी, सेशन देर से स्टार्ट हुआ था, वरना आज मार्केट की में पॉइंट्स में हम शायद मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे होते। तो लास्ट वीक की मैंने थोड़ा सा आपके सामने रख दिया। आज मैं अगर मंडे से आगाज़ करूँ अपनी मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो आज सुबह का हमने देखा कि मार्केट की क्लोजिंग में 10 बजे करीब कोई 306 पॉइंट का इजाफा देखा और एकदम से बड़ी जो है वो हलचल मच गई कि मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस देखने में आया, बड़ी चेंजेस आई। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे के करीब हमने देखा कि 354 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 400 ऑलमोस्ट करीब जा रहे थे हम कि थोड़ा सा जो है वो मार्केट ने मज़ीद हमें अच्छी फिगर्स दी। 383 अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेकंड सेशन में मार्केट के 400 हम प्लस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा माइनर सा हमने उसको देखा कि मार्केट नेगेटिव में रही। ऑलमोस्ट क्लोजिंग के वक्त मार्केट हमने देखी कि 39,800 की क्लोजिंग हमारे पास KSE 100 की आई है, जिसमें 271 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। और KSE 30 इंडेक्स की मैं बात करूं तो उसकी क्लोजिंग आई है 22,846, जिसमें 103 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो 26,487, जिसमें 171 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। ये तो KSE 100 इंडेक्स और KSE 30 इंडेक्स की मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी। अब बात करेंगे वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की। KSE 30 का 77.18 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया, KSE 100 का 122.01 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड किया गया। ऑल शेयर्स हमारे पास 203 रिकॉर्ड हुए। इसके बाद बात करेंगे कंपनीज़ की कि आज किन कंपनीज़ ने बिजनेस किया है, किस में इंक्रीज़ हुआ है, किस में डिक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल कंपनीज़ जो आज हमने ऑब्जर्व करी वो 344 कंपनीज़ थी, जिसमें टोटल हमने ये देखा कि जो इंक्रीज़ आया वो 210 कंपनीज़ में आया और जो इंक्रीज़ हुआ वो 144 कंपनीज़ में हुआ। एंड देयर आर 20 कंपनीज आर स्टिल न्यूट्रल, वहाँ पे कोई हमने चेंजेस नहीं देखी। ये तो बात हो गई कि कंपनीज जो हमने देखी। अब ये देखना है कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स कंपनी के कौन रहे। सरफहरिस्त है सुई नॉर्दर्न गैस, जिसमें हमने देखा कि 15.19 मिलियन शेयर्स का बिजनेस देखने में आया। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 14.24 मिलियन शेयर्स का बिजनेस देखने में आया। TRG पाकिस्तान लिमिटेड में 12.62 मिलियन शेयर्स का बिजनेस देखने में आया। बाइको पेट्रोलियम 8.01, दीवान सीमेंट 7.95। ये हमने टॉप वॉल्यूम लीडर्स कंपनीज की बात कर ली जो आज अपने हिसाब से बेस्ट रहीं। अब बात कर लेते हैं उन कंपनीज़ की जो टॉप गेनर्स रहीं, जिनकी कंपनीज़ के शेयर्स प्राइस
में इजाफा हुआ। यूनिलीवर फूड्स में 25 का हमने देखा शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। पैकेजेस लिमिटेड में 15.32, शेल पाकिस्तान में 14.55, फिरोस 188 में 13.48, पाक सुजुकी 11.95 देखी हमने। ये चेंजेस आज हमने इन कंपनीज में देखी, जिसमें आपने देखा होगा फूड का इंडस्ट्री से हमारे पास यूनिलीवर रही नंबर 1 पर, और अगर ऑयल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं तो शेल पाकिस्तान रही। ओवरऑल आज हमने वो कंपनीज देखी जो मोस्टली इतनी जल्दी ऊपर नहीं आती, वरना अगर डेली बेसिस के हिसाब से मैं बात करूं तो कंपनीज में आप वो मिला जुला रुझान देखने में आते हैं जो रहती हैं। बहरहाल ये एक अच्छी चेंजेस हमने देखी कि कुछ कंपनीज ने आज दूसरी कंपनीज को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई है, और एक डिफरेंट चेंज आज हमने ऑब्जर्व किया गेनर्स कंपनीज में। अब बात करेंगे उन कंपनीज की जो टॉप लूजर्स रहीं। रफान मेस -44.90, पाक टबाको 24.75, खैबर टोबाको में 17.00, ऑलमोस्ट 17 रुपये का हमने कमी देखी। टंडीवाला शुगर में 16.75, और फिरोज सन्स में हमने देखा कि 7.97, ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ का उसका प्राइस शेयर डिक्रीज़ रहा। ये तो हमने सारी बात कर दी आपकी कि आज ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन रही क्या रहा। गेस्ट को हमने गेस्ट बुलाते हैं हम अपने प्रोग्राम में, ताकि वो आज की मार्केट की सूरत हाल से हमें आगाह कर सकें, आपको अपडेट कर सकें मार्केट की क्या सूरत हाल, क्या परफॉर्मेंस और मार्केट किस सिमत जा रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छे एनालिसिस बताते हैं, बिकॉज वो खुद एक एक्सपीरियंस जगह से आ रहे होते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे चीज़ों को डिस्कवर कर कर हमारे सामने रख रहे होते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहसिन ईदी साहब ने। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। और मोहसिन ईदी साहब डायरेक्टर अल्फा की सिक्योरिटीज़ में हैं, और अल्फा सिक्योरिटीज़ में आप डायरेक्टर हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर क्या लगता है जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आज आपके सामने रखे, मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? मार्केट की परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करती हुई मार्केट हमें नज़र आ रही है, मूविंग टुवर्ड्स प्लस साइन। डेफिनेटली 40,000 का इंडेक्स अप्रोच होते हुए बहुत क्लोजेस्टली हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में वॉल्यूम्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। इनफैक्ट मार्केट में हमें सेकंड ईयर स्टॉक्स के अंदर हमें फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स का अपसर्ज होना। जितने भी आपने टॉप वॉल्यूम लीडर्स आज गिनवाए हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट ऑन द लीडिंग साइड ऑफ द प्राइसेस, क्योंकि मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं। हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी रोल अपना प्ले करते हुए नज़र आते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स अपना रोल बहुत मैसिवली प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज छोटी आइटम्स जो हैं, जो हम देखते हैं कि जो जिनकी प्राइसेस बिलो 20 हैं या बिलो 50 हैं, जिनकी प्राइसेस के अंदर उनके अंदर अट्रैक्शन हमें छोटे इन्वेस्टर्स की तरफ से ज़्यादा नज़र आती है। और जब उनके अंदर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ मूवमेंट्स नज़र आती हैं, तो मार्केट का ओवरऑल एडवांटेज ये होता है कि इसके वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस भी मिलती हैं, और इट बिकम्स अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। सर डिफरेंट देखा आज हमने बहुत ना। पिछले हफ्ते अगर मैं बात करूं तो जो गेनर्स रहे तो वो ऑलमोस्ट कभी 1 नंबर पे कभी 3 नंबर सेम रहते हैं। आज जिन कंपनीज़ की मैंने बात की है बहुत डिफरेंट चेंज मिला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसी क्या चेंजेस हुई जिस सेक्टर्स भी चेंज हुए हैं कंपनीज़ के, और डिफरेंट कंपनीज ने एक दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी को रिप्लेस किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि जो ऑयल या सीमेंट, जिस पे बहुत लीडिंग एक्टिविटी हमें हमेशा से होती हुई नज़र आई थी, ब्लू चिप कंपनीज जिसको हम कैटेगराइज करते हुए लीड करते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी थी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, हम फार्मा सेक्टर की बात करें, ये ऑटोमोबाइल के अंदर, फार्मा के अंदर, प्लस कंस्ट्रक्शन साइड में हमें स्टील की भी परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं। तो ये वो साइड हैं जिसमें प्राइसेस हाई हैं, आई एग्री, लेकिन उनमें अपसर्ज काफ़ी अर्से बाद। सर स्टील सेक्टर की मैं बात करूं तो वो तो इतना कोई ख़ास उन पर बिजनेस इतना हो नहीं रहा, उनका मार्केट शेयर जिस हिसाब से वी वर एक्सपेक्टिंग वो नहीं आ रहा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? उनके कहाँ पर लैकिंग है, वो क्यों नहीं बिजनेस कर पा रहे एटलीस्ट दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए? देखिए, स्टील सेक्टर की लिस्टिंग के बहुत पुराना उसमें अरसा गुजरा नहीं है। हम 2-3 कंपनीज़ की लिस्टिंग रिसेंट पास्ट में उसमें देखते हुए आए हैं, और स्टील सेक्टर में कुछ कंपनीज़ बिल्कुल बिलो पार भी ट्रेड होते हुए हमें नज़र आती हैं। तो ये मिक्स है ये सेक्टर। उस सेक्टर में से कुछ जो बिल्कुल रीसेंट लिस्टिंग उसमें आई हैं, उनमें कुछ परफॉर्मेंस अच्छी भी रही हैं। कुछ ऐसी कंपनीज रही हैं बिल्कुल लोअर प्राइसेस रेंज के ऊपर चली गई थी, लेकिन अब उसके अंदर और फर्दर इंप्रूवमेंट आई हैं। तो येस, इट्स अ मिक्स सेक्टर, बट एटलीस्ट कुछ चेंजेस आए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। हम सिर्फ सीमेंट के अंदर लीड करते हुए रैली नजर आ रही है। सर सीमेंट तो कर रही है बिजनेस, एक्सपेक्टेशन भी की जा रही है कि 2 से 3 महीने में सीमेंट और आगे जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, बिकॉज प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर हैं। तो सीमेंट का तो हमने बहुत जो है इस पर तजिया भी कर लिया। आप क्या समझते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं, उसको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिकॉज टेक्सटाइल पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा।
टेक्सटाइल में देखें गवर्नमेंट ने इस साल बजट में जीरो रेटेड भी कैटेगराइज कर दिया है टेक्सटाइल को, तो वहाँ से भी इसको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे आए इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर के इंटरनेशनल कॉटन की प्राइसेस काफ़ी अपसर्ज कर गई। पाकिस्तान में लोकल कॉटन की प्राइसेस की यार्न वगैरह की प्राइसेस का जो अपसर्ज आया उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को काफ़ी हद तक वहाँ पे उसका ड्रॉबैक फेस करना पड़ा है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेट्स से इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज टेक्सटाइल सेक्टर लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा, लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान उसकी तरह से लीड कर रहा है। स्पेशली हम जब देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात कुछ ख़राब हुए तो उनके ऑर्डर्स कुछ कैंसिल हुए हैं। लेकिन सर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट पे नहीं जा रहा, वो पीछे हो रहा है, बैरियर्स आ रहे हैं, ड्रॉबैक्स हैं, नहीं कर सकते बिजनेस, प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है, हैवी ड्यूटीज़ बहुत हैं, टैक्सेस बहुत हैं, गवर्नमेंट हर 6 महीने बाद नई पॉलिसी जारी कर देती है, टैक्सेस का बहरान है, तो एक्सपोर्ट पे इतना काम नहीं हो रहा सर। एक्सपोर्ट में काम नहीं हो रहा, आई एग्री। एक्सपोर्ट के यही हम रीजंस देखते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर एक तो हमें करेंसी डिफरेंसेस बहुत मैसिवली हिट कर जाते हैं। हम देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश लीड इसलिए कर रहा था, नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, उसको एग्जेम्पशन सर बीच में तो ये रुझान जारी हुआ था पाकिस्तान से, जो बड़े जाइंट्स हैं, बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ ओन करते हैं कि यार यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हैं, दूसरे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स इम्पोज की जा रही है गवर्नमेंट, वी कांट सफ़र, हम सफ़र नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश मूव हो रहे हैं, पाकिस्तान को सर्विसेज देते रहेंगे। कितनी डिसएडवांटेज होता पाकिस्तान के लिए। बेहतर कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्या सजेशन देंगे आपके टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट है? देखें गवर्नमेंट की सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत क्लियरली एप्टेमा की तरफ से प्रेजेंट की गई हैं, काफ़ी अर्से से प्रेजेंट की जा रही हैं, जिसमें से एक ये इशू रिजॉल्व हुआ है कि ज़ीरो रेटेड टैक्स को कर दिया जाए और उसमें कंपनसेशंस की जाए। एनर्जी सेक्टर में भी कुछ हद तक चेंजेस आए ज़रूर हैं, बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह आप जो बात कर रहे हैं पिछले 2-3 साल पहले, कि उस वक्त सोचा जा रहा था कि हम यहाँ से मूव कर जाते हैं, हमारे सेटअप इंडस्ट्रियल सेटअप कहीं और होने चाहिए जिससे हम अपने एक्सपोर्ट क्लाइंट्स को मीट कर सकें और उसको हम जस्टिफाई कर सकें क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स के थ्रू। लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं, इवन देन ये उस लेवल पे नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर हम इस लेवल पर आ तो सकते हैं ना, अगर ये बांग्लादेश की आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जिस हिसाब से बांग्लादेश कहाँ से उठ के आज कहाँ पहुँच गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। माशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो रही है, हम चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर करना चाहें तो। यहाँ पर हम अगर ऐसे एटमॉस्फेयर बना दें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दें कि दूसरे बांग्लादेश में जो कंपनीज ऑन करें। सर हमारे यहाँ सबसे बेसिक इशू है एनर्जी प्रॉब्लम ओवरऑल, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल इशू मैं समझता हूँ, सब सेक्टर्स को है, सब जगह है, सब लोग इवन के जो घरों में बैठे हैं उनको भी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरी कंपनीज़ को, दूसरे बड़े मुल्कों में जाकर बड़े जॉइंट्स को बोले सर वेलकम, हमारा होमलैंड हाजिर है, आप यहाँ पर आकर प्लांट लगाइए, यहाँ पर आकर बिजनेस कीजिए, यहाँ पर आकर कारोबार का आगाज़ कीजिए। यहाँ पर पाकिस्तान क्यों मार खा रहा है, क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान इस तरह से जो है, हम अगर बात करते हैं आगे जाने की तो चाइना से हमारे मुआहदे हो जाते हैं। एक चाइना वाइड कंट्री है, अभी CPEC के हवाले से भी हम उस पर बात कर रहे हैं, और हालिया दिनों पे भी जो हमने रिसर्च करी, जो देखा, जो हुआ, चाइना से हमारी बाउंडिंग अच्छी हो जाती है। वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट बांग्लादेश, वाई नॉट अदर कंट्रीज़, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पाकिस्तान में देखें मुख्तलिफ लेवल के क्राइसिस रहे हैं। हम सिर्फ इकनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो वो भी मैसिव रहा है। पाकिस्तान में लॉ और सिचुएशन के बेसिस के ऊपर भी कुछ क्राइसिस ऐसे नहीं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो आप बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से एफर्ट कर रही है, नहीं ला पा रही है। तो येस वी नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक। और दूसरी इसमें जब आप बात करें वाई नॉट इंडिया और बांग्लादेश, उसको पाकिस्तान का देखें लीडिंग एक्सपोर्ट्स जिन कंट्रीज़ में हो रहा है, पाकिस्तान हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करते हुए आया। यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में, यस डेफिनेटली एक तो हमें एडवांटेज मिल जाता है, प्लस हमारी क्वालिटी इस काबिल है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स जो प्रिवेल करते हैं वो पाकिस्तान के सर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। अगर फूड की बात कर लें, प्रोडक्ट्स की बात कर लें, थर्ड क्लास क्वालिटी तो हम लोग के लिए रखी जाती है, बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट माल बहुत अच्छा है। अगर हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखें तो हमने चीज़ें बड़ी अच्छी देखी हैं। दूसरे जो हमारे फॉरनर्स हैं वो हमारे फूड की तारीफ़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का आम सबसे बेहतरीन है, अगर जो US में भी जा रहा है, UK में भी जा रहा है और कनाडा में भी जा रहा है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान से माल जा भी रहा है, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। बट येस वर्किंग नीड्स टू बी इन एग्रेसिव मोड। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एग्रेसिवली काम करना होगा इस पर, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हुई हैं जिसको हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेवल के ऊपर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान यस गवर्नमेंट को इस लेवल के ऊपर काम करना होगा कि हम सेटिस्फाई कर सकें, चाहे वो पीस के बेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाना हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाना हो, चाहे हम क्वालिटी मेजर्स लें। बट येस
इन एरियाज़ के ऊपर काम करने की कंसिस्टेंटली ज़रूरत है। अभी हालिया जो हमने अपडेट देखी, गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट से जो एग्रीमेंट किया, जो फॉर्मुलेशन आई है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जो टैक्स नेट में आहिस्ता आहिस्ता हमेशा से पाकिस्तान में देखा गया है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी अगर हम बिल्कुल पीछे जाके देखते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स का इंक्लूजन होना, उसके बेसिस के ऊपर कुछ नज़रियात उसमें सामने आया, उसको फिर फेज़ वाइज कर दिया गया। सेम गोज़ विद द प्रॉपर्टी एज वेल। इनिशियली बहुत बड़ा एक तो ये कि डीसी वैल्यू को बढ़ना, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगना, ये चीज़ें तो कंसिस्टेंटली हो रही थी। एक मैसिव स्टेप था कि किस तरीके से हम एक्चुअल वैल्यू के बेसिस के ऊपर इन ट्रांजैक्शंस को लेके आए, अब उसको भी स्टेप वाइज कर दिया गया है। 40% इंक्रीज रेट किया है 21 मेजर सिटीज़ में। आप क्या समझते हैं, एसबीपी ने ये अच्छा इकदाम किया है? इसमें कहाँ पर आप समझते हैं कि 40% ज़्यादा है या कम है? क्योंकि 40% इंक्रीज़ होना 21 मेजर सिटीज़ में, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको एक्सट्रीमली टैक्स की ज़रूरत है, राइट? अब हमारे पास ऐसे सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं? जिन सेक्टर को फ्लरिश कर रहे हैं उसको टैक्स नेट में गवर्नमेंट ने लेके आना है, वो लेके आ रहे हैं। सर लेकिन वो बात तो ठीक है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, टैक्सेस की ज़रूरत है, रेवेन्यू की बिल्कुल गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। जो स्टेट चला रहा होता है किसी भी कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, लेकिन आवाम को की जो उनकी बेसिक प्रायोरिटी होती है कि आवाम को सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करना। तो जितना टैक्सेस का बहरान इस गवर्नमेंट हम पे हर 3 महीने बाद नया टैक्स आयद किया जाता है। होल्डिंग टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में भी उन्होंने मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने रख दी हैं। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसाक डार साहब ने, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम जो है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो पीछे हट जाएगी, वो नहीं कर पाएगी, वो बिज़नेस के मैदान से पीछे हो जाएगी, वो कोई और रास्ता देखेगी, वो फ़ौरन की बाहर की मार्केट की तरफ मूव करेगी, और ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। बिकॉज अभी स्टेटस बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी है, इसमें फॉरेनर्स की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं, ऐसे टैक्सेस से हमारे लिए, आवाम के लिए नुकसानदेह तो कुछ नहीं है? देखिए, टैक्सेस के लिए नुकसानदेह ना होना, पहले तो आप ये समझें कि यार टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगा रही है। पहले ये क्वेश्चन मार्क उसको क्लियर किया, अगर बेहतरी के लिए लगा रही है दैट मीन्स के टैक्सेस नुकसानदेह नहीं होंगे। दूसरी बात ये हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा कि टैक्सेस लगना, हमारी गवर्नमेंट के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि हम टैक्स को लगाने के बाद जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आवाम को हमने उसका फीडबैक दिया या हमने उसको तमाम फैसिलिटीज़ वो जो रिक्वायर्ड हैं आवाम के लिए वो दी। दैट्स द मेजर इशू। अदरवाइज़ कभी भी हमारी आवाम या जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो कभी भी ये रेजिस्ट नहीं करते कि हम पेमेंट नहीं करना चाह रहे, डिपेंडिंग कि हमें रिवर्सल फॉर्म में फीडबैक्स मिले, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन एनी केस। तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अब हम बात करते हैं सेगमेंट वाइज। आपकी जिस तरह से आपने बात इंडिकेट की उस तरह से ये बहुत क्लियर फैक्ट है कि हमेशा से बिज़नेस कम्युनिटी में ये बात कैटर की गई है कि तमाम सेक्टर्स को इक्विवेलेंटली लेके चलें आप। बिल्कुल सही। ऐसा ना कर दें कि कुछ सेगमेंट्स बिल्कुल ही एलिमिनेटेड हो टैक्स से और कुछ को आपने हैवी टैक्सेशन के अंदर डाल दिया गया हो। यही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये अनजस्टिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कब से ये देखते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर हम देखते हुए एग्रीकल्चर के बेसिस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नॉन फाइलर्स के ऊपर अब टैक्स लगाया गया है और उसके जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं दैट मीन्स कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर नॉट फाइलिंग। बहुत अच्छी बात बोली कि इक्वल लेके चलें, इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी नहीं है। अगर आप इक्वलिटी नहीं करते, अनजस्टिस क्रिएट करते हैं। अच्छा, होता ये है, अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जो चीज़ फ्लरिश होना स्टार्ट हो रही होती है उसको टैक्स नेट में पहले लेके आया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हम इक्विटीज़ की बात करते हैं, अभी हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट में आपने कहा कि हम फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए। इसका रीज़न ये है कि रीजनली हमारा कंट्री स्ट्रेटेजिकली इतनी पीसफुल सिचुएशन में आ चुका है कि यहाँ पे हमारे ही लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान को प्रेफर करने लगे इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा ड्रामेटिक चेंज हुआ, बट यस, इसकी वजह से ये पॉजिटिव आया। उसको आप थर्ड फेज़ में अगर हम लेके जाते हैं तो हमारी जिस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी इस साल से कमोडिटीज़ के फॉर्म में गेन टैक्स इम्पोज कर दिया गया। तो थोड़ी सी चीज़ मोमेंटम गिरअप करती है और उस पर टैक्स इम्पोजिशन आ जाती है जिससे फ्लरिश नहीं हो पाती चीज़। या तो उसको फ्लरिश होने के लिए उनको फैसिलिटेट भी साथ साथ करें और उसके फीडबैक आने चाहिए, वो इक्वालिटी पर रखना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, टैक्स की हम बात करें, कैपिटल गेन टैक्स जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी एवल्यूशन के लिए अगर आप 1 साल के प्रॉपर्टी ख़रीद के बेच रहे हैं तो उस पर 10% टैक्स लगाएंगे। आप इस रेट को कहाँ देखते हैं सर? क्योंकि हालिया जो हमने देखी थी CGT की रिपोर्ट,
इतने टैक्सेस नहीं थे, इन्होंने इंक्रीज़ किया है। फिर उन्होंने ये बात भी बोल दी कि 1 से 1.5 साल के दौरान आप बेचेंगे तो 7.5 कर देंगे, यानी साल के अंदर 1 साल के अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी और बेच दी तो 10% मुझे देना पड़ेगा, 1.5 से 2 साल में 7.5 हो जाएगा और 2 से 3 साल में 5% हो जाएगा। ये 3 इयर्स का उन्होंने होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी का जो फॉर्म है, इवोल्यूशन है, उन्होंने जारी की है। इस रेट को आप कहाँ देखते हैं? ये रेट देखिए, अब वही बात आ रही है ना कि कंसिडर क्या किया जा रहा है कि ये रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं और जब ये अप्रिसिएट होंगे तो आपको उसके आगे ये सर और मजीद आगे जाएंगे। आज अगर 10% है तो कल 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अभी आपने कहा था कि टैक्स देना, ठीक है, एक शहरी की जिम्मेदारी है टैक्स देना, टैक्स का बोझ होता है, सब पे होता है, ठीक है। हम गवर्नमेंट मुल्क चल रहा है, बिल्कुल हमारा स्टेट है, हमारी ज़मीन है, लेकिन सर आवाम का फ़ायदा नहीं है ना। रिटर्न मिले, वही रिटर्न मिले, ठीक है, रिटर्न मिले। दूसरा कि आमदनी इतनी है नहीं, सर्विसेज लोग कर रहे हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस अब इस पे भी जो है एक गेम्बलिंग सी शुरू हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान का जो शहर है कराची, ये एक हब है इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से। हालिया दिनों में हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी थी शहर कराची की पिछले 1.5 साल पहले, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। ये वफाकी गवर्नमेंट का भी, एक गवर्नमेंट की हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करनी चाहिए। 2-3 चीज़ों पे इन्होंने काम किया कि हमारे जो एजेंसीज़ के लोग हैं, इन्होंने शहर के हालात बहुत बेहतर किए माशाल्लाह। अब ये हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है, ये सेटिस्फाई है, यहाँ बेहतर तरीके से कारोबार कर रही है। अब देखा कि यहाँ पर कारोबार बेहतर हो रहा है तो एक ऑटोमेटिकली जो है ये जो रेट होता है, ये चीज़ों का खुद ही नेचुरली इंक्रीज़ होता है। जब इंक्रीज़ होना शुरू हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो होल्डिंग टैक्स जारी किया। इस पे भी लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, हमारी कॉमर्स कम्युनिटी के लोगों ने जो है प्रेस क्लब के बाहर आकर बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर दिया। अब जो है उन्होंने इसको 3 इयर्स का उन्होंने करके 1 साल में ये ड्यूरेशन होगी, 2 साल में ये होगी, 3 साल में ये होगी। इसको आप क्या देखते हैं? इसके पीछे कोई गेमलिंग या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या गवर्नमेंट का कोई ऐसा तो मफाद नहीं? क्योंकि अब सर एक चीज़ इम्पोज हो गई है, ठीक है। अब हमारे यहाँ मुल्क में ये होता है कि अब मैं डिस्कस भी कर रहा था कि होल्डिंग टैक्स हो गया, ये ख़त्म नहीं होगा। नहीं, अब ख़त्म नहीं होगा। एक गवर्नमेंट को एक जरिया नज़र आ गया टैक्स जनरेट करने का। इस पर आप क्या बोलेंगे? जी, ख़त्म तो खैर पाकिस्तान में हमेशा बढ़ने की बात होती है, एलिमिनेशन की या करने की इसकी बात नहीं होती। यस, ये ज़रूर है कि एक बार एक चीज़ लग गई, अब आपके पास तो गियर है, गाड़ी पहले गियर में लग चुकी है, अब वो दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है, पहले से न्यूट्रल नहीं हो सकता। दैट्स द मेन चीज़ जिसके हम हमेशा से देखते हुए आए हैं। और इसमें क्या इंसिस्टेंस देखें, क्लियर फैक्ट है, जो सेक्टर चल रहा है जिसके अंदर अपसर्ज एक्सट्रीमली विटनेस होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके अंदर टैक्सेस हैं। लेकिन एक चीज़ हमें भी देखनी होगी कि इसके पीछे ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व है। दैट्स अ क्लियर फैक्ट कि हम भी बिल्कुल देख रहे हैं कि ताजिर कम्युनिटी हो, जो भी हो, सब इस हिसाब पे भी रेजिस्टेंस आ रही है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उसके थ्रू होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर किसी सेगमेंट मोहसिन साहब आपकी बात को यहाँ मैं रोकूंगा बिकॉज ब्रेक का कहा जा रहा है, इसको हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से, लेकिन अब उस पर बहुत डिस्कशन हो गई। पेट्रोल प्राइसेस पे बात होगी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि अगस्त में वी विल नो इंक्रीज़, यानी पेट्रोल प्राइस। एक अच्छी खबर है, एक खुश आइन बात है। आप क्या समझते हैं कि अगस्त के महीने में रिलीफ दिया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रिलीफ अच्छा है, खुश आइन रिलीफ है। डेफिनेटली मार्केट इसके लिए भी एक पॉजिटिव रिएक्शन है। इन्फ्लेशन क्योंकि हमारी बेसिक्स इसी के बेसिस के ऊपर जाती हैं, और इन्फ्लेशन हमारी जब कर्टेल होगी तो इसी के बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट को भी इन्होंने होल्ड कर दिया है। सो इट विल बी अ कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी। अच्छी साइन है। 2 बिलियन सब्सिडी दी गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, आप क्या समझते हैं? इट इज़ इनफ या और वी वर एक्सपेक्टिंग? और तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन डेफिनेटली कहाँ से इसको पूल इन करके सब्सिडी दी जा रही है, और हमारे पास कितने फर्दर रिसोर्सेज हैं जिसको कितना हम बूस्टअप कर सकते हैं, इसको देखना चाहिए। सर, ओगरा ने समरी सेंड की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि 4 to 9% इंक्रीज़ किया जाए। बिल्कुल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हम गवर्नमेंट की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, एक अच्छा इकदाम किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल कि नहीं
वी कांट अफोर्ड इट मोर बिकॉज अभी रिलीफ देना है, अगस्त का महीना है। अब पॉलिटिकल चीज़ें थी क्या था, लेकिन एटलीस्ट ये एक अच्छा इकदाम है। आप क्या समझते हैं ओगरा की समरी भेजना, इज़ इट गुड कि आप इम्पोज करें 4 to 9% चीज़ों पे? इन्फ्लेशन रेट वैसा ही हमारा सर कुछ बेहतर हुआ है, उस पर काम हुआ है। इस तरह से ऑयल के प्राइसेस की हम इंक्रीज़ की बात करते हैं तो ये सब चीज़ों पे अफेक्ट करती है। डेफिनेटली फिर जो है वो और चीज़ें शफल होंगी, हमारा इंटरेस्ट रेट भी होगा, इन्फ्लेशन रेट भी होगा, जीडीपी भी हमारी अफेक्ट होगी। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी थी या बुरी थी? अगर 4 to 9% इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा? और ये अगर अगस्त, और गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर बोला है कि अगस्त के मंथ में, मतलब उन्होंने अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें बाकायदा जारी किया गया कि इस महीने नहीं बढ़ा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल नहीं बढ़ रही, सितंबर अक्टूबर में भी बढ़ सकती हैं। मेंटली अलार्म तो नहीं कर दिया, प्रिपेयर तो नहीं कर दिया? अगर हम खुश हो रहे हैं चलो ये महीना तो निकल जाएगा, लेकिन मेंटली हमें ये इस बात का इन्होंने वो ये तो नहीं बोल दिया कि बी रेडी, सितंबर में हम दे सकते हैं? देखें, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं काफ़ी अपसर्ज हुई थी जिस वक्त इन्होंने सस्टेन किया है। हम $50 तक की विटनेस करते आ चुके हैं, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 weeks डिक्लाइनिंग फर्दर हुई हैं, और उस पर भी हम बेस करते हुए आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस बेसिस के ऊपर कि हमें रिलीफ दिया गया है फॉर अ मंथ हो सो, ठीक है, ये सितंबर पे एक्सटेंड भी हो सकता है और सितंबर में इम्पोज भी फर्दर किया जा सकता है। इतना तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारी जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के ऊपर ओगरा ये कंसिस्टेंटली पुश कर रहा है गवर्नमेंट को कि प्राइसेस बढ़नी चाहिए, बिकॉज देयर बजटिंग इज़ गोइंग आउट, जिसकी बेसिस के ऊपर उनको सब्सिडी के बेसिस के ऊपर रिलीफ दिया जाता है। अगर हम इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में रहे, चाहे हम फूड बेसिस पे इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे वेरियस कमोडिटीज़ हों, लोकल उसकी बात करें, हर जगह ऑयल का कंट्रीब्यूशन आता है। आपकी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशंस, डिलीवरी, व्हाटएवर प्रोडक्शन, इसमें हमारे पास ये प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं ना, तो हमारी 2 चीज़ों पे इसको बाद, एक तो कॉर्पोरेट साइड के ऊपर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इन्हांस होती है, जिसके बेसिस के ऊपर जब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो इनकी अर्निंग्स में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आती है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को देखते हैं तो फिर हमारे टैक्सेशन इंप्रूव हो जाते हैं। तो इन एनी केस अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो गवर्नमेंट को ये कैलकुलेशंस इनके सामने हो जानी चाहिए कि इसके रिजल्ट में हम कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, बेसिस के प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी जब हम पास ऑन कर रहे हैं उस फैक्टर को। तो उस फैक्टर के अंदर यहाँ पे ये लैकिंग आ जाती है कि ऑयल की प्राइसेस के अकॉर्डिंगली अगर कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ा फ़ौरन दी जाती है, बिल्कुल, लेकिन कम नहीं की जाती, कम नहीं होती, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए कि उनकी प्राइसेस कम भी हों। अगर उसको हम फैक्चुअली फॉर्म में रिलीफ देना चाह रहे हैं, तमाम बेसिस के ऊपर आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर कट आउट होना चाहिए, और उसके रिलीफ डेफिनेटली गवर्नमेंट फिर। सर, हाई स्पीड डीजल पे जो समरी भेजी थी ओवरऑल ओगरा ने, हाई स्पीड डीजल पे उन्होंने कहा कि 0.26 बढ़ा दिया जाए और पेट्रोल पे 2.12 पर लीटर। आप क्या समझते हैं, मतलब ये समरी में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए, तो अभी तो उसको मुस्तरद कर दिया। अगर सितंबर में ये इम्पोज होता है तो आप क्या देखते हैं कि पेट्रोल पर लीटर में 2 रुपये का इजाफा हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 रुपये बना, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी का इन्फ्लेशन रेट कहाँ जाएगा? क्योंकि 2 रुपये, अब हाई स्पीड डीजल में तो चलो 0.16 कुछ बेहतर है, माइनर सा चेंज है, लेकिन सर 2 रुपये पर लीटर बढ़ना तो है। मतलब हम इसको डिफर करें बिकॉज वी ऑल नोज कि ये सब्सिडी दी जा रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त सब्सिडाइज फॉर्म में ये रेट दे रही है। हाँ, कितनी रिलीफ मिल सकता है, कब तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, बट ये बढ़ना तो है। सर, मॉनेटरी पॉलिसी सैटरडे को हमारे मिनिस्टर ने अनाउंस की, उस पर आपका क्या कंसिडर है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी, जो बताया, CPI 2.9% जो है वो डिक्लाइन किया गया है, इज़ इट इनफ या और हमें कम करना चाहिए था? कम तो कंसिस्टेंटली करना चाहिए। एक किसी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देखें तो डेफिनेटली कम होना चाहिए, कंसिस्टेंटली इसके अंदर डिक्लाइनिंग फेज आना चाहिए। बट येस, इन नंबर्स के अंदर भी अक्सर ये देखा गया है कि क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जाते हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स इसके अगेंस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं CPI के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस कट बहुत कम की जाती हैं। अब बहुत ईजिली ये चीज़ विटनेस कर सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस का इतना डिक्लाइन होना, और जितनी ट्रांसपोर्टेशन जो पब्लिकली यूज़ की जाती हैं उनके किरायों के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो ये तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, आप फूड कमोडिटीज़ के अंदर देख लें उसके अंदर नहीं आती। तो ये नंबर कम होना
ये इन्फ्लेशन के ये जो फिगर है CPI के फॉर्म में, उसमें क्वेश्चन मार्क जब रेस किए आते हैं तो दैट मीन्स के बहुत सारे ऐसे एरियाज अभी भी वाइड ओपन है जिसके ऊपर काम करना चाहिए और हम अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। मेंटेन पॉलिसी रेट जो है 5.75 ये दिया है, क्या समझते हैं आप, इतना ये बेहतर है या इसके और कम होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था? मॉनेटरी पॉलिसी का जो उन्होंने एक रेट बता दिया कि मेंटेन पॉलिसी रेट भाई 5.75 है, इससे अग्री करेंगे आप? मेंटेन फाइन, उन्होंने परफॉर्मेंस तो इस वक्त अपनी मेंटेन की है, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि, और सबसे बड़ा फैक्टर इन्होंने यही की फैक्टर रोल प्ले किया है कि प्राइसेस ऑयल की जो है उसको चेंज नहीं होने दिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच को उन्होंने मेंटेन कर लिया। 47 ईयर्स का उन्होंने देखा है कि 2.9% से डिक्लाइन आया है, ये एक अच्छा इनिशिएट है। दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन किया गया वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का MSCI में इमर्ज होना, ये बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। इसकी वजह से इकोनॉमिकल स्टेटस पाकिस्तान का बूम किया है, सिर्फ लोकल बल्कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेहतरीन करार दे दिया गया है। एशियन टाइगर्स कहा जा रहा है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो फ्लोर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, पोर्टफोलियोज स्ट्रॉन्ग्स हैं, पाकिस्तान में अभी बिज़नेस का रुझान बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। सर आप क्या समझते हैं, फ्लोर बड़ा अच्छा जा रहा है, बिज़नेस एक्टिविटी बड़ी एक्टिव है, अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 से 3 महीने में अल्लाह ना करे बैक होता है अपनी वॉल्यूम से, अपनी परफॉर्मेंस से, स्टेटस इंटरनेशनली कितना डैमेज होगा? देखिए, मार्केट में कभी भी हम ये एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए कि मार्केट में सिर्फ तेज़ी होगी। बिल्कुल, ठीक, मैं कहता हूँ 2 ऑप्शंस होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड मेरी नज़र में कुछ भी नहीं, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर पॉजिटिव हो रही है तो नेगेटिव भी हो सकती है, करेक्शन आने चाहिए, करेक्शन, टेक्निकल करेक्शंस भी ड्यू होती हैं। हम ये भी विटनेस करते हुए आए हैं कि देखिए मार्केट में अगर स्ट्रेट आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो बहुत हद तक वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। रीज़न भी कि लोग फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डरना शुरू हो जाते हैं, और जिनकी तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई भी होती है वो फर्दर सस्टेन करते हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ तेज़ी ही तेज़ी होगी। यस, मार्केट में इस वक्त अपसर्ज है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मुल्क की बहुत अच्छी जा रही है, स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन एक कंट्रीब्यूशन है, स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो यस, पाकिस्तान को ओवरऑल रैंकिंग बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान में बहुत सारी इंप्रूवमेंट एक्सचेंज के लेवल के ऊपर की जा सकती हैं। एक तो ये कि कराची और लाहौर इस्लामाबाद का मर्ज होना, पाकिस्तान की तरफ कंबाइन होना, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। डीम्यूचुअलाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी आगे होती है एक्सचेंज की तरफ, ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा आगे। पाकिस्तान में इस साल बजट में जिस तरह लिस्टेड होने के लिए काफ़ी रिलीफ दिए गए हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारा इस तरह के SMEs प्रिवेल करते हैं जो अभी लिस्टिंग की तरफ जाए जा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इनकरेज करें और कंपनीज लिस्टिंग की तरफ लेके आएं। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, आज यही डिस्कशन भी हुई कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं प्राइवेट, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बड़ा नाम है, वो लिस्टेड की तरफ नहीं आ रही। तो हम पाकिस्तान के होटल्स को देख लें, 5 स्टार 4 स्टार होटल्स, वो लोग लिस्टेड की तरफ क्यों नहीं आ रहे? बहुत मेजर इस तरह के सेक्टर्स हैं जिसको हम लिस्टिंग, तो ये आप अगर लिस्टिंग की तरफ लेके आते हैं तो नंबर ऑफ कंपनीज, उनके ऑप्शंस, आप बात करें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोगों को इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें दूसरे लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे लेकिन क्योंकि एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो वहाँ पे कर नहीं सकते। इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, उसको आई थिंक करना चाहिए और ये बहुत बूस्ट करेगा मार्केट को। नंबर ऑफ कंपनीज का बढ़ना वॉल्यूम्स भी बढ़ाएगा, लोगों की तरफ से अट्रैक्शन भी आएगी, प्लस हमारा टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ UNI जिसको आप कहते हैं बहुत लिमिटेड है। हमारी एक्सचेंज को, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को है उसको भी इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है और बहुत हद तक प्रोटेक्शन के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। सर सेक्टर्स में भी इजाफा होगा, अभी हम थोड़े से महदूद सेक्टर्स में हैं, डिफरेंट चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें, ये भी बढ़ेंगी तो मार्केट में फिर और ज़्यादा जाहिर सी बात है एक चीज़ बढ़ेगी तो जो फॉरम है, जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक्सटेंड होगा। आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात बोली थी, एक्सपोर्ट में लैकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज वो सैटरडे को अनाउंस हुई है, उसमें भी ये बात उन्होंने आइडेंटिफाई की कि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है। सर एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है, पैसा वहाँ से नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन देंगे कि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आगे अब किन चीज़ों पे ज़रूरत है कि काम उस पर होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट की तरफ सोचे, तो वो कोई और रास्ता इख्तियार कर रहा है, वो दूसरा ऑप्शन की तरफ जा रहा है। देखें, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक तरफ साइड पे कर दें,
अब सर्विसेज सेक्टर भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान के पास ह्यूमन कैपिटल है। आप एजुकेशन साइड पे देखें, पाकिस्तान ने एजुकेशन की साइड पे काफ़ी अपसर्च किया है। हम लिस्टिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान के कितने ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो एक भी लिस्टेड है, वहाँ पे हमें वो नज़र नहीं आता। हम एजुकेशन साइड के अंदर ये देखें कि जितनी पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रही है एजुकेशन के फॉर्म में, उनको हम लोकल कितनी जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हमारा ये HR आउटसोर्सिंग का काम काफ़ी जनरेट करके आ सकता है, विच मीन्स कि हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एजुकेशन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर सर्विसेज ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएंगी? देखें, आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको प्रमोट करेगी, हम इसको इस वक्त टैक्स के अंदर ना लेके आए, इस सेक्टर को प्रमोट करें, तो डेफिनेटली इस तरह के हार्ड वर्किंग लोग हैं पाकिस्तान के IT के अंदर। सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, सब फिर वीज़ास हो गए, डिफरेंट चीज़ की इजाज़त हो गई, NOCs हो गए, तो आप समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बढ़ जाएंगी। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, मेरी नज़र मेरा डिफ़िकल्ट काम में मार्जिन अच्छे होते हैं, इसलिए यस मार्जिन्स हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक बहुत ह्यूज मार्जिन, स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट किया है और इज़ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द रीजन। आपके सामने हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी नज़र आती हैं। हम उनसे कम्पीट करने की बात नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट एक बेंचमार्क हमारे पास मौजूद है। आई थिंक उस पर भी काम होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से आपने बात करी और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से आपने डिस्कशन करी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें टाइम दिया PSX हॉटलाइन को, और दोबारा आपको मधु करेंगे प्रोग्राम के लिए। मोहसिन ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया था और उन्होंने बताया कि कहाँ पर हमारे मुल्क में इस वक्त लैकिंग है। मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई है उसमें डिक्लाइन एक्सपोर्ट पे आया, और उन्होंने एक अच्छा बड़ा सजेशन दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अलावा सर्विसेज को भी दिया जाए। और एक और बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने इस प्रोग्राम में बोली कि और कंपनीज जो बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आने का रुझान करें, अपनी कंपनीज को लिस्टेड करें। और बड़ा अच्छा फोरम है, इंटरनेशनली हमें टैग मिल चुका है, हम कहते हैं सर्टिफिकेट हमारे पास सनत आ चुकी है ग्लोबली, पाकिस्तान से भी सनत जारी नहीं हुई है, ग्लोबली हमें सनत मिली है। और रिसेंटली अभी एम्बेसडर भी आए थे USA के, और उन्होंने भी आकर बेल बजाई थी स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर को। तो कल दोबारा आपको इस प्रोग्राम में आपके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।